ग्राफ है, जो थर्ड ग्राफ है, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होता है कि सपोज ये है t और ये है a है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने कोई ग्राफ बनाया और ये ग्राफ बनाया। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या नाप सकते हैं? आपको पता है कि किसी भी ग्राफ से अगर आप स्लोप नापोगे या एरिया नापोगे तो ही आपको कुछ रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ हमें रिजल्ट मिलेगा किस चीज से, ये खुद आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। A बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो A और T का आपस में यही संबंध है। तो क्या संबंध है? इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें डेल्टा V मिलता है, मिला कि नहीं? A डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा V। इसका मतलब है इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि डेल्टा V बराबर A डेल्टा T या डेल्टा V बराबर, मैंने बताया था आपको, Z बराबर X इंटू वाई हो, मतलब X और Y क्या मल्टीप्लाई से अगर Z बन रहा है तो वो हमेशा ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल से आएगा, और ये डेल्टा V को हम बोलेंगे वेग में परिवर्तन, ये निकलता है। क्लियर? अगर आपको त्वरण और समय ग्राफ दिया है तो आप उसका क्षेत्रफल निकालें और वो क्षेत्रफल आपको वेग में परिवर्तन देगा। अगर आप इसमें द्रव्यमान का गुणा कर दें तो संवेग में परिवर्तन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वेग में परिवर्तन निकालने के लिए ग्राफ काम आता है। इसकी स्लोप से आप कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि ए और टी का संबंध देखना पड़ता है। वो संबंध या तो z बराबर x इंटू वाई या z बराबर y अपॉन x, दो ही में से एक आएगा, लेकिन यहाँ x इंटू वाई है तो वो क्षेत्रफल से ही निकलेगा। अब हमें से पढ़ना आना चाहिए कि इसमें वेग में परिवर्तन क्या होगा। सपोज ये v है और ये u है जो कि 0 है और ये t है, तो हम इसका एरिया देख लें। तो इस न्यूमेरिकल में, इस ग्राफ में डेल्टा V कितना होगा? डेल्टा V होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। सो 1/2 बेस हो जाएगा t, और हाइट क्या होगी? हाइट होगी, इन दोनों को माइनस करो, v माइनस u, तो 1 सॉरी v नहीं, ये a आएगा, नहीं यहाँ 0 होगा, a इंटू t, तो v माइनस u नहीं, तो आधार है t और ऊंचाई कितना है a, तो 1/2 at, ये होगा इस केस में डेल्टा। ओके, अगर ऐसा ग्राफ हो, अब इसको पढ़ के दिखाएं आप। ये जो ग्राफ है ये क्या कह रहा है? तो ये ग्राफ कह रहा है कि जो त्वरण है वो समय पर निर्भर नहीं करता। ए और टी में क्या संबंध है? ए जो है वो समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ए समय पर निर्भर नहीं कर रहा, और हम कह सकते हैं कि ए क्या है? कांस्टेंट। वस्तु नियत त्वरण से गतिमान है। ओके, ये ग्राफ क्लियर आपको पढ़ने में आ गया कि इसमें वस्तु क्या है? नियत त्वरण से गतिमान है। अच्छा, इस ग्राफ को भी पढ़ना आना चाहिए कि इसमें आपको त्वरण और समय का क्या संबंध दिख रहा है। तो ग्राफ में आप देख रहे हो कि ए समानुपाती टी है, ए समानुपाती टी है, सरल रेखा से तो यही ग्राफ से समझ में आ रहा है। तो ए अगर समानुपाती टी है, इसका मतलब क्या त्वरण नियत है? नहीं, हम कहेंगे कि त्वरण क्या है? परिवर्ती। त्वरण परिवर्ती, वस्तु परिवर्ती त्वरण से गतिमान है और इसमें वस्तु नियत त्वरण से गतिमान है। इस तरह के ग्राफ आप देख सकते हैं। क्लियर? तो ये त्वरण समय ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लें आप।
अच्छा, अब मैं आपको एक कुछ ग्राफ बना रहा हूं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से ग्राफ सही हैं और वो क्या बता रहा है। ठीक है, आपको खूब सारे ग्राफ हैं, इनमें से बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट बना हुआ है और कौन सा गलत है और ये क्या बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, फिर XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT। ओके, तो ये मैंने अलग अलग टाइप के विस्थापन, वेग और समय के मध्य ग्राफ दिए हैं और आपको इनमें से बताना, केवल वो ग्राफ बताना है जो सही है। देखिए भाई, ये ग्राफ गलत है। कोई भी क्वेश्चन में ग्राफ दिया है इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सही भी है ना। तो विस्थापन समय, वेग समय या त्वरण समय के ग्राफ नियमों के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार बनना चाहिए। कोई भी ग्राफ आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, सरल रेखा या परवलय होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ बनाए हैं इसमें सारे ग्राफ गलत बने हुए हैं, मतलब ये संभव नहीं है। तो हम लिखेंगे कि सभी ग्राफ गलत है और ये ग्राफ संभव नहीं है। ऐसे ग्राफ बनना संभव नहीं है। अगर हम कारण की बात करें तो इन सब में एक मेन कारण है समय। समय से हम चेक करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कोई समय ले लिया 10 सेकंड का और इस पर मैं अगर समय पर देखूं तो आप देख रहे हैं कि दो विस्थापन मिल रहे हैं, x1 भी और x2। अब वस्तु तो एक है और समय भी एक है, तो एक ही समय में वस्तु जो दो जगह कैसे हो सकती है? इस ग्राफ के अनुसार तो 10 सेकंड में वस्तु x1 और x2 दो जगह होना चाहिए, मतलब 2 मीटर पर भी हो और वही 4 मीटर पर भी हो। तो वस्तु तो एक है, उसका डुप्लीकेट या डबल रोल तो हो नहीं सकता है ना। तो ये ग्राफ के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिल्मों में ऐसा हो जाता है, डबल डुप्लीकेट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये संभव नहीं है। तो ये क्यों संभव नहीं है? क्योंकि एक ही समय में दो विस्थापन नहीं हो सकते। क्लियर? अच्छा, यही कारण इसका भी है। देखिए, मैंने एक ही समय लिया, 10 सेकंड लिया, तो यहां पर वेग आ गया v1 और इधर वेग आ गया v2। अब वस्तु एक है और एक वस्तु कोई पर्टिकुलर टाइम में दो तरह के वेग कैसे रखेगी? या तो 10 मीटर पर सेकंड रखेगी या 15 मीटर पर सेकंड। तो यही समय है कि एक ही समय में दो वेग संभव नहीं, इसलिए ये गलत है। वही सेम कारण इसका भी है। एक ही समय है और एक एक्सेलरेशन a1 है और दूसरा एक्सेलरेशन a2। बात वही है ना, वस्तु तो एक ही है ना। एक ही समय में दो विस्थापन, दो वेग या दो त्वरण कैसे संभव है? तो इसमें भी क्या है, एक ही समय में
दो त्वरण संभव नहीं है। क्लियर? अब इधर आ जाए, ये क्यों गलत है? इसमें तो एक समय में ऐसा दो बार रिपीट भी नहीं हो रही। मैंने 10 सेकंड लिया, इसमें तो एक ही बार रिपीट हुई है चीज। तो यहाँ वो कारण नहीं है, यहाँ कारण है, आप देखें ये किसके बीच ग्राफ है? दूरी और समय। तो यहाँ कारण है अलग। वो कारण है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? दूरी अदिश राशि है, और अदिश राशियों के ग्राफ कभी भी नेगेटिव में नहीं जाते, कि हमेशा पॉजिटिव में ही रहते हैं। ठीक है ना? दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, दूरी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ये भी आपने सही कहा। और ग्राफ के वजह से देखें तो कभी भी ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, यह कभी भी, अपन ने पढ़ा था, लिखा था अंतर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अतः ग्राफ नेगेटिव अक्ष माइनस अक्ष में नहीं बनेगा। क्या आप कारण समझ गए इसका? इसमें दो बार रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन क्या है? नेगेटिव, ये जीरो है और ये माइनस वाई एक्सिस है और ये प्लस वाई है, तो नेगेटिव होती नहीं है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए ये ग्राफ संभव नहीं। वही सेम कारण ये है कि ये चाल का है और ये चाल नेगेटिव है, ये माइनस वाई है, तो चाल भी अदिश राशि है। अदिश राशि है ना, चाल भी अदिश राशि है, और यह भी नेगेटिव नहीं होती। समझ गए बात को? कभी भी चाल या दूरी अदिश राशियां हैं, और ये कभी भी नेगेटिव, परिभाषा के अनुसार नेगेटिव नहीं होती। मिनिमम जीरो हो सकती, भाई आप कहीं चलो ही नहीं तो दूरी जीरो, आप स्थिर हो तो वेग चाल जीरो, ठीक है ना, लेकिन अगर आप चल दिए तो हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे आप कहीं भी जाओ। तो दूरी और चाल नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए तो आप नेगेटिव अक्ष में ग्राफ को कभी भी ले ही नहीं जा सकते। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि अदिश राशियां हैं तो वो नेगेटिव होंगी नहीं है। कार्य में देखा था हमने, कार्य में जो है ग्राफ बनते हैं वो नीचे ऊपर कहीं भी जा सकते, वो नहीं, वो राशि को नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो आप नेगेटिव अक्ष में ले जा पाओगे। विद्युत क्षेत्र का ग्राफ नीचे बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक, इसलिए ग्राफ ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। तो जो राशियां परिभाषा के अनुसार नेगेटिव नहीं है, उनके ग्राफ नेगेटिव अक्ष में आप नहीं बना सकते, इसलिए ये दूरी और चाल के ग्राफ कभी भी नेगेटिव अक्ष में आप नहीं ले जाते। हाँ, ये विस्थापन कर दूं मैं और ये अगर मैं वेग कर दूं तो ये संभव है। क्लियर बात को? विस्थापन और वेग में ये ग्राफ संभव है, लेकिन दूरी और चाल के केस में संभव नहीं। अब इन ग्राफ में देखें तो आप देखें ये 10 सेकंड का टाइम लिया है, तो इस लाइन का मतलब है कि टाइम कांस्टेंट, समय क्या हो गया? नियत हो। अब ये बताएं, क्या आप समय को नियत कर सकते हो? और अगर आप समय को नियत कर सकते हो तो आप महान व्यक्ति है ना, इस भगवान के बराबर हो जाओगे। अगर आपने समय रोक लिया तो आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी, आपने पृथ्वी पर हर चीजों को फ्रीज कर दी है ना, हवा चलना, बारिश होना, सूर्य का उगना, ये सबको आपने वही स्थिर कर दिया, तो बहुत बड़ी बात हो गई कि नहीं हो गई? तो कभी भी समय को रोका नहीं जा सकता, समय हमेशा आगे ही बढ़े, घड़ी आगे चलती ही रहेगी। टाइम ऐसी चीज है जो समय जो हम नापते हैं, जिसे सेकंड से नापते हैं, वो लगातार बढ़ सकता है, वो कभी भी नियत नहीं रह सकता। तो ये ग्राफ तो यही बोल रहा है कि टाइम क्या है? कांस्टेंट है। टाइम क्या है? कांस्टेंट है ना। टाइम कांस्टेंट हो गया और विस्थापन बढ़ता जा रहा है, टाइम कांस्टेंट हो गया, वेग बढ़ता जा रहा है, टाइम कांस्टेंट हो गया, त्वरण बढ़ता जा रहा है। अरे भाई, ये तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका इन तीनों का कारण है कि समय कभी भी नियत नहीं हो सकता, है ना, इसलिए ये ग्राफ संभव नहीं। ये ग्राफ तो कह रहे हैं कि आपने दुनिया ही रोक दी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, मेरे ख्याल से ये सारे ग्राफ्स का कारण आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी बारीकी और बड़ी होगी कि हर ग्राफ
को हमें सही नहीं, वो स्टैंडर्ड पैटर्न और स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से ही बनाया जाता है। ओके, अब आप इसको नोट करें, मैं अगले उस पर चलता हूं फिर। ओके, एक टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। टाइप क्वेश्चन में अभी हमने जो ग्राफ देखे ना, वो एक एक सिंगल घटना को बता रहे हैं। अब हम ग्राफ पर पूरी घटना देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं हम? ग्राफ को, एक पूरी घटना को ग्राफ पे देखने जा रहे हैं। पहले मैं वो घटना लिखता हूं, एक टाइप लिखता हूं। एक कार स्थिर अवस्था से गति आरंभ करती है। ठीक है, एक कार स्थिर अवस्था से गति आरंभ करती है। यह यात्रा का पहला भाग अल्फा त्वरण से तय करती है। मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, तो पहला भाग तो अल्फा त्वरण से तय करती है और फिर ड्राइवर ब्रेक लगाता है। ठीक है, और फिर ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक लगाता है, जिससे शेष भाग बीटा बंधन से तय करती है। यदि यात्रा में लगा कुल समय t है, यदि यात्रा में लगा हुआ कुल समय t है, तो ज्ञात करें। सबसे पहले आपको बताना है वेग समय ग्राफ, बना के बताना है। दूसरा, वेग समय ग्राफ बताना है आपको। सबसे पहले पहला पॉइंट वेग दूसरा आपको बताना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तीसरा बताना है आपको अधिकतम वेग, और चौथा मान बताना है तय की गई कुल दूरी, या इसको आप विस्थापन भी कहेंगे यहाँ। ओके, तो ये हमारा टाइप है। मैं एक बार और पढ़ देता हूं। एक कार स्थिर अवस्था से गति आरंभ करती है। यह यात्रा का पहला भाग अल्फा त्वरण से तय करती है और फिर ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, जिससे शेष भाग बीटा बंधन से तय होता है। यदि यात्रा में लगा कुल समय t है, तो ज्ञात करें वेग समय ग्राफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का न्यूमेरिकली मान, अधिकतम वेग और तय की गई कुल दूरी या विस्थापन। ओके, तो इस टाइप में हमको ये सारी चीजें निकालने को दे देते हैं। न्यूमेरिकली अल्फा बीटा की वैल्यू 2 और 3 देके आगे न्यूमेरिकल बन जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे? बनाते हैं हम वेग समय ग्राफ। ये समय है और ये वेग है। आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग कितना लेना पड़ेगा? प्रारंभिक वेग हम 0 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि कार स्थिर अवस्था से गति आरंभ, विराम अवस्था स्थिर अवस्था से गति आरंभ करें, मतलब ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर अल्फा त्वरण, अल्फा पहला भाग नियत त्वरण, और भी लिख सकते हैं इसमें एक शब्द और लिखें, नियत। अब जब अल्फा दिया है तो अल्फा का मतलब ही है नियत। भाई मैंने कह दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण, तो ये क्या है? हमेशा 2 ही तो रहेगा। अल्फा कोई वैल्यू दी है ना,
तो इसका मतलब है आपको जो अल्फा दिया है वो नियत त्वरण है। ओके, और बीटा क्या है? नियत मंदन। अब आप ये बताइए कि वीटी ग्राफ में त्वरण कौन बताता है? वीटी ग्राफ में त्वरण जो बताता है वो ढाल या स्लोप बताता है। ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि वेग समय ग्राफ में ढाल या स्लोप त्वरण को बताता है, और वो भी नियत रखना है। तो नियत कैसे रखें बताइए? अब कैसे वीटी ग्राफ से स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए? तो आप ऑब्वियसली ये ग्राफ बनाएंगे। देखिए इसमें जो स्लोप है टेन थीटा है, जो टेन थीटा है वो टेन थीटा जो थीटा वन है, तो अल्फा जो है अल्फा टेन थीटा वन से आ जाएगी यार। भाई इसकी जो स्लोप है, आप समझते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप ही तो त्वरण बताती है। तो ये टेन थीटा थीटा कांस्टेंट है, तो अल्फा बराबर 10 और ऊपर जाना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। तो अल्फा क्लियर हो गया। अब जब गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो जीरो से बढ़ते बढ़ते जब तक एक्सेलरेशन होगा एक पर्टिकुलर स्पीड पर पहुंचेगी, और ये से बोलेंगे हम मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब अधिकतम वेग। भाई अधिकतम वेग तक गाड़ी चली गई, आपने एक्सीलरेटर दबाया, फिर क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने से क्या होगा? मंदन। तो अब आपको नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनाना है। ये वाला जो एंगल है थीटा 2, ये वाला एंगल आपको मंदन को बताएगा। तो ये वाला ग्राफ का जो स्लोप है, अल्फा ने टेन थीटा वन बताया, तो बीटा क्या बताएगा? बीटा बराबर होगा टेन थीटा। ओके, ये भी कांस्टेंट स्लोप है, ये भी कांस्टेंट स्लोप है, और ये ग्राफ बन गया है क्या? इसका घटना का पूरा ग्राफ, वेग समय ग्राफ बना लिया। ओके, हाँ। तो अब हम न्यूमेरिकल और आगे सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर अल्फा बराबर टेन थीटा वन, तो और टेन थीटा क्या होगा? थोड़ा सा कल्पना करेंगे। अच्छा, ये यात्रा में लगा कुल समय क्या है? ये भी दिया है, ये है ना कुल समय। तो जर्नी का कुल समय क्या है? ठीक है। अब हमें टेन थीटा वन निकालना है, तो हमने ये इसको नीचे खींचा। हमने मान लिया कि ये वाला समय t1 है। मान लिया कि अल्फा त्वरण तक क्या समय जो है वो t1 है। तो जरा बताओ कि बीटा का कितना होगा? बीटा का होगा t माइनस t1। अल्फा त्वरण t1 समय तक, तो बीटा मंदन t माइनस t1, क्योंकि कुल समय t है। t1 में से t इतना घटा दो तो बचा हुआ समय होगा। भाई कितने समय तक चलती रहा? जरूरी नहीं कि बराबर बराबर समय तक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लोप पर डिपेंडेंट है। अल्फा बराबर टेन थीटा वन, टेन थीटा। अब इस ट्रायंगल से आप देखें अल्फा को लिख सकते हैं क्या? हम बिल्कुल लिख सकते हैं। टेन थीटा होता है अभिलंब। अभिलंब ये कितना है? ये है v मैक्स। अभिलंब बटे आधा t1। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। इस ग्राफ को बनाने के बाद हमने ये लिख लिया कि अल्फा बराबर क्या होगा? गाड़ी अधिकतम वेग तक जाएगी v मैक्स, और कितना समय लगा उसमें? t1। तो 1 अपॉन अल्फा क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा होगा t1 अपॉन v मैक्स। ये हो गया पहला समीकरण। अब इस ट्रायंगल से आप बीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बीटा बराबर, इसका स्लोप नेगेटिव है ही, हमें दिख ही रहा है ना। ये वाला जो स्लोप है, ये वाला स्लोप कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला स्लोप कैसा है? क्लॉकवाइज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं वो नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो वो नेगेटिव स्लोप बता रहा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं आगे माइनस। अब बीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये वाला हिस्सा क्या है? v मैक्स। आधार कितना है? ये समय, कितना समय लगा? t माइनस t1। तो 1 अपॉन बीटा क्या होगा? t माइनस t1 अपॉन v मैक्स। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ बना लिया, और ग्राफ की हेल्प से हमने ये लिख लिए ना। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको कल्पना करना पड़ती कि अधिकतम वेग v मैक्स होगा, समय, ये सब तो आपको करनी है। अब हम इस पर आ जाए, हमें चाहिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा होगा t अपॉन v मैक्स, और 1 अपॉन बीटा होगा प्लस
टी माइनस T1 अपॉन वी मैक्स। क्यों ना हम वी मैक्स एलसीएम ले लें, तो ऊपर बचेगा T प्लस टी माइनस, सॉरी ये T1 है, T1 प्लस टी माइनस T1 और T1 से T1 कैंसिल। जो हमने T1 की कल्पना की थी वो कैंसिल हो गया, T1 कैंसिल हो गया है ना। अब जो जो दिया है केवल आंसर उसी के टर्म में आना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन में जितनी चीजें दी जाती हैं उनके टर्म्स में ही आंसर निकालना उद्देश्य रहता है, जो दिया गया है ये ध्यान रखना है ना। तो इसका मतलब है हमारे पास फाइनल आंसर है कि 1 प्लस 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा वास्तव में क्या होगा, टी अपॉन बी मैक्स। ये ग्राफ में दिया जाएगा आपको, ये ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना। पहले हमने ग्राफ बनाया, वो ग्राफ अगर दिया है तो ये ऐसे आपने बना सकते, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू टी अपॉन बी मैक्स। कोई दिक्कत, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा, टी अपॉन बी मैक्स। आंसर 2 आ गया। अब इसकी हेल्प से आंसर 3 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों दिए हैं और हमसे पूछा है वैल्यू किसकी, वी मैक्स का। ओके, वी मैक्स अल्फा बीटा और टी दिया, वी मैक्स पूछा है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा बीटा ऊपर लिख लेंगे हम बीटा प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा टी अपॉन वी मैक्स। इसका मतलब वी मैक्स जो है, वी मैक्स कितना होगा, वी मैक्स होगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। इसमें किसी को दिक्कत, मीटर पर सेकंड में आ गया ये, है ना। इसी की हेल्प से आगे हमने निकाला, क्या निकाला, 1 ये दिया है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा टी अपॉन वी मैक्स। हमने एलसीएम ले लिया, वी मैक्स को लिखा तो अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी आ गया। थर्ड आंसर भी क्लियर हो गया कि इस ग्राफ की सहायता से हम अल्फा बीटा हमको पता है, अल्फा कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप, बीटा कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप, है ना, और वी मैक्स कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टी से। टी क्या है, कुल समय। समय हमेशा सेकंड में होना चाहिए, ये ध्यान रखें कि समय हमेशा सेकंड में ही चाहिए, मिनट में या आवर्स में नहीं रख सकते, है ना। ओके, अगर हाँ ये कभी कभी अल्फा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर दे दे, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर दे दे, तब आप भले इसको आवर्स में रख सकते हो, डायमेंट यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। अभी हमारे पास बचा है तय की गई दूरी या विस्थापन। अब आपको पता है कि वेग समय ग्राफ से विस्थापन या दूरी कैसे निकालते हैं। अब ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि वेग समय ग्राफ से विस्थापन या दूरी निकालने का एक ही तरीका है, आप उस ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकालें। तो इसका मतलब इस पूरे ग्राफ के अंदर का जो क्षेत्रफल है, एरिया, हाँ एरिया जो है वो क्या बताएगा, विस्थापन या दूरी बताएगा। बस अटैक कर देते हैं, थोड़ी जगह कम है फिर भी हम लिख लेंगे, पेन चेंज करता हूं। विस्थापन, विस्थापन बराबर होगा वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। ओके, तो क्षेत्रफल होगा 1/2, सुनना 1/2 आधार, आधार कितना है टी, और ऊंचाई कितनी है वी मैक्स। 1/2 आधार टी और ऊंचाई कितनी है वी मैक्स, और वी मैक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके, इसलिए हम फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे विस्थापन एस का 1/2 वी मैक्स कितना, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, 1t ये है, ध्यान रखना 1t ये है क्योंकि वी मैक्स हम क्लियर रहे, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, और 1t ये है तो यहां रहेगा टी स्क्वायर, और ये आ गया आपका विस्थापन मीटर। इस प्रकार से इस टाइप के हमने इस टाइप में ग्राफ भी बना के या ग्राफ दिया है तो हम ये सारी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, हाँ या नहीं। चलिए नोट कर लें इसको, समझ में आ गया हो तो यस बोल दें।
देखिए अभी मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। एक कार स्थिर समय में गति आरंभ करती है। यह यात्रा का पहला भाग नियत त्वरण ए से तय करती है। फिर यह स्मॉल टी समय तक नियत वेग से गति करती है। फिर ब्रेक लगाने पर यह मंदन A2 से गति करती हुई अंत में रुक जाती है। यदि कार द्वारा तय की गई कुल दूरी त्वरित गति में तय की गई दूरी का 15 गुना है, तय की गई दूरी का 15 गुना हो, तब तय की गई दूरी का 15 गुना है, तब यहां थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मंदन A2 बराबर A1/2 आधा मंदन। फिर ब्रेक लगाने पर यह मंदन A2 बराबर A1/2 से गति करती हुई अंत में रुकती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी त्वरित गति में तय की गई कुल दूरी का 15 गुना है, तब त्वरित गति में तय की गई दूरी s का मान होगा। ऑप्शन भी दे रहा हूं। सपोज पहला ऑप्शन इस टाइप से आंसर मिलेंगे 1/2 AT², 1/36 AT², 1/72 AT², 1/64 AT। इस टाइप से आपके आंसर दिए गए। तो ये एक हमने क्वेश्चन बना दिया है, आप इसको सॉल्व करें। मैं पहले एक बार रीड कर देता हूं अच्छे से। एक कार स्थिर अवस्था से गति आरंभ करती, ग्राफ बना लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, उपरोक्त घटना को ग्राफ द्वारा निरूपित करें। क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन इतना लैंग्वेज में ना लिखते हुए केवल ग्राफ दे दे और कहे कि इस ग्राफ की सहायता से ये सब निकाल हुआ। तो आपको ग्राफ भी दे सकता है या इस टाइप से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे सकता है। तो ग्राफ का ही क्वेश्चन है, क्योंकि हम ग्राफ भी पढ़ रहे हैं, तो ये हम समझ लेंगे। उपरोक्त घटना का कौन सा ग्राफ? वेग समय। और ये हम वेग ले लेते हैं और ये समय है। कैसे ग्राफ बनाएंगे? प्रारंभिक वेग कितना है? 0। शुरुआत में त्वरण तो आप अच्छे से जानते हैं, वेग समय ग्राफ का जो स्लोप है ये इसका त्वरण बताएगा। ठीक है भाई, ये हो गया ए, है ना। और फिर इसके बाद वो एकदम से मंदन में नहीं आई, ये वेग आ जाएगा आपका वो मैक्सिमम वेग, अधिकतम वेग आएगा। फिर थोड़ी देर तक नियत वेग से चल रही है, तो आप यहां देखिए ये v कांस्टेंट है, यहाँ a कांस्टेंट त्वरण, यहाँ त्वरण कांस्टेंट है और यहाँ वेग नियत है। तो वेग नियत, तो नियत वेग कैसे बताओगे भाई? वेग कम ज्यादा हो ही नहीं सकता, तभी तो नियत वेग होगा। और इस घटना में आप जानते हो कि त्वरण कितना होगा? 0। फिर क्या हुआ? मंदन हुआ। अच्छा, जब मंदन हो रहा है तो मंदन में कहा गया है कि इसका जो A2 है, A1 बराबर A है, तो A2 बराबर A1/2 मतलब A/2 है, आधा मंदन है। तो ऑब्वियसली आप ब्रेक आप कम उसका लगाओगे तो आपको थोड़ा सा देर लगेगी रुकने में। इसको यहां तक खींच दो। ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा दूरी तय करेगी, है ना। अब आपको और क्या दिया गया है? कहा गया है कि ये है S, ये दिया है S। S क्या है? प्रथम
भाग में त्वरण के कारण तय की गई दूरी s है ना, ये आपको s दिया गया है। और क्या दिया गया है कि कुल समय, अच्छा समय कुल नहीं दिया, केवल ये समय दिया गया है t, है ना। आपको केवल इस हिस्से में, जब तक वेग नहीं है ना, यह t समय तक नियत वेग से चलती है, जितने जब तक वेग नियत रहेगा वो समय t दिया है। और अब आपको क्वेश्चन देना है a के टर्म्स में और t के टर्म्स में, और s का रिलेशन बताना है कि s बराबर प्रथम भाग में चली गई जो दूरी है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन। ओके, तो मेरे ख्याल से आप इस घटना का ग्राफ भी आसानी से समझ गए होंगे। ग्राफ के बाद अब आपको ये s निकालना है। आप अगर चाहें तो ट्राई इसको, ये सॉल्व कर लो। देखिए एक ही बार में समझना कि क्या क्या सब लग जाएगा इसमें। माना कि S1 ये दूरी है S1, ठीक है, और ये दूरी है S2, इसका समय है T1 और इसका समय मान लिया आपने T2। माना कि S1 दूरी T1 समय में तय हुई, ठीक है। तो आप कैसे दूरी कैसे निकालोगे, वेग समय ग्राफ से दूरी कैसे निकालेंगे? तो हम दूरी को लिख सकते हैं S1 बराबर S है, S1 बराबर S है, और ये होगा क्या होगा, U बराबर क्या है 0, U बराबर 0, तो हम लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये दे रखा है आपको, तो हाफ a t1 स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि पहले भाग में जो तय दूरी है S1 T1 समय में, तो S1 बराबर S बराबर हाफ a t1। अब जरा वेग भी निकालो तथा अधिकतम वेग। अब अधिकतम वेग त्वरण से आएगा, a बराबर आप जानते हो a बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा 1 कह लो। tan थीटा 1 बराबर क्या होगा, अभिलंब, अभिलंब कितना, v max माइनस 0, माइनस 0, है ना, अभिलंब हो गया। आधार कितना है T1, तो आप देख सकते हैं कि v max जो होगा वो होगा कितना होगा, v max a T1। ये हमें दूसरा इक्वेशन है। तो हमने ये स्टेप 1 लिया है। स्टेप 1 में हमने केवल पहले भाग को देखा, जब त्वरण a था तो त्वरण a से एक तो दूरी निकाल लिया आपने, और इसका त्वरण a और v max का संबंध से v max भी निकाल लिया। अब हम इसके पहले भाग के बाद दूसरे भाग पर जाते हैं। स्टेप 2 में नियत वेग है से कितना समय, नियत वेग से t समय तक गति हुई, ठीक है। तो नियत वेग से अगर t समय तक गति हुई है तो बताओ दूरी कितनी तय हुई होगी। तो आप कहोगे कि दूरी, वेग तो नियत है, वेग कितना है, v max ही है, नियत वेग तक ही, नियत वेग से ही चल रही है, लेकिन दूरी क्या होगी, तो सिंपल है भाई, अब यहाँ तो कोई त्वरण ही नहीं है, जब त्वरण है ही नहीं तो दूरी क्या होगी, दूरी बराबर होगा वेग गुणित समय, और समय भी दिया है और वेग भी हमारे पास है, तो हम लिखेंगे ये दूरी जो S2 होगी वो होगी v max into t, या S2 बराबर, अब v max क्या है, v max है हमारे पास AT का, है ना, और into t, तो हम लिखेंगे इसको a T1 अभी इसको रहने देते हैं, बाद में अपन इसको रिप्लेस कर देंगे, ये थर्ड हो गया। दूरी मिल गई S2 बराबर v max into t, ये भी मिल गया। अब स्टेप 3 में जाएंगे हम इस पर अटैक करेंगे, ठीक है ना। हमें दिया क्या है कि अब मंदन होना है और वो त्वरण का आधा है और हमने समय मान लिया T2, तो a/2 का मंदन से कार T2 समय तक चलकर रुक जाती है, तब तय की गई दूरी होगी। ओके, अब T2 समय तक रुक जाती है और तय की गई दूरी, तो फिर से आप क्या लगाओगे, कौन सा संबंध लगाना चाहिए जिससे दूरी आ जाए, हाँ, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो क्यों ना हम ये फॉर्मूला लगाएं, v
या हाफ 82 स्क्वायर ही लगा देते हैं। S3 बराबर हाफ A/2। अच्छा, इसमें क्या है, आपको S3 को लिखना पड़ेगा Vm इंटू T2, क्योंकि इस घटना में प्रारंभिक वेग शून्य नहीं ले सकते। इस घटना में प्रारंभिक वेग Vm है, तो Vm इंटू T2 S बराबर UT प्लस हाफ A T स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने सेकंड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन लगाया? सेकंड इक्वेशन। S3 equals to Vm T2 plus half A/2 into T2 square। क्या हम T1 T2 का रिलेशन निकाल सकते हैं? क्या हम T1 T2 का रिलेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये फोर्थ इक्वेशन लिख के छोड़ दो, क्योंकि T2 को हटाना है, तो हम लिख सकते हैं कि T1 तथा T2 में संबंध। कैसे निकालें? हम ऐसे निकाल सकते हैं कि T1 और T2 में संबंध को हम निकाल सकते हैं। कैसे? पहले भाग में हम लिखेंगे Vmax बराबर 0 प्लस AT1। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 V बराबर U प्लस AT, तो U को हमने लिखा 0, A और समझ लिया T1। ओके, अब दूसरे भाग में देखना, तीसरे भाग में हम लिख सकते हैं ये अंतिम वेग है। अंतिम वेग शून्य है, प्रारंभिक वेग Vmax है। अच्छा, यहाँ पर हमने माइनस लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये मंदन है, ये भी ध्यान रखना है। अगर मंदन है ना, लिखा ना मंदन, तो मंदन के लिए हमें माइनस लिखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी अंतिम वेग शून्य है, क्योंकि रुक गई है ना। अंतिम वेग शून्य, प्रारंभिक वेग तीसरी घटना में Vmax है। ये है पार्ट 1 के लिए और ये है पार्ट 3 के लिए। तो Vmax माइनस त्वरण है A/2 और समय है T2। अब हमें इनको आपस में क्या करना है, तो क्यों ना हम Vmax की वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दें। तो ये हो जाएगा Vmax बराबर 0, इसको हम यहाँ रखेंगे। Vmax को क्या लिखेंगे? Vmax को लिखेंगे हम AT1 और इसको लिखेंगे A/2 T2। A से A चला गया, तो हम लिख सकते हैं कि T2 बराबर एक्चुअल में 2T1 हो। मतलब इधर जो समय लगेगा T2 वो इस समय का दुगना लगेगा। और वो भी लगेगा क्यों? इसलिए क्योंकि ये A त्वरण है और इसमें मंदन उसका आधा है, तो ज्यादा देर तक कार चलने वाली है ना। A और ये A/2, अगर ये T1 है तो ये T2 जो प्रूफ हुआ है वो है 2T1, और ये हमारा पांचवा समीकरण हो गया। अब हमने क्या है, पूरी यात्रा की हमने क्या कर लिया है, जानकारी इकट्ठी कर ली। पहले भाग का, दूसरे भाग का, तीसरे भाग का, सब कुछ निकाल लिया है। अब हमें इनको सॉल्व करना है, और एक हिंट दे रखी है कि कुल जो दूरी है वो 15 गुना है, इसका 15 गुना है, मतलब 15 ऐसे कुल दूरी। तो हमें तीनों पार्ट की दूरियां पता है, उनको जोड़ के 15 एस के बराबर रखेंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अब जगह की कमी है, तो पहले आप इतना लिख लें, फिर मैं क्या करूंगा, इसको मेन सॉल्यूशन पर आऊंगा। ओके, ओके, इसके बाद कैलकुलेशन पर जाना है। डन हो गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को ही हटा रहा हूं। क्योंकि ये सारी जानकारी की हमें जरूरत पड़ने वाली है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जब आपको समझना है पूरी घटना को, तो आपको हर चीज लिखना है, तो आपको जगह भी लगेगी और समय भी लगेगा। एक बार आप समझ जाओगे तो यही क्वेश्चन, इसी जो डायग्राम है ना, यही सॉल्व कर देते हैं। और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3 घटनाएं इन्वॉल्व है। पहले त्वरण हो रहा है, फिर नियत वेग है, और फिर मंदन है। तो 3 तरह के क्वेश्चन, 3 तरह की घटनाएं इसमें एक साथ इन्वॉल्व है। इसलिए आप समझ सकते हो कि ऑब्वियसली कैलकुलेशंस भी उतने ही 3 तरह के बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपको ये सब करना पड़ेगा, एक एक करके चले। हमने कुछ नहीं किया, हमने हर भाग में संबंध देखा, दूरी निकाली, और पहले भाग से वेग निकाल लिया, जानकारी दी है। सिंपल जो हमने कॉन्सेप्ट है उससे हमने निकाला, दूरी बराबर क्षेत्रफल, है ना, या सूत्र से निकालो, एक ही बात है। और त्वरण निकालने के लिए स्लोप का यूज किया। तो दूसरी बाहर में वेग, तो इससे दूरी निकाली, है ना। अब हम आ जाते हैं आगे के सॉल्यूशन। अब दिया है, हम कितने स्टेप हो गए? स्टेप 3। अब हम स्टेप 4 पर जा रहे हैं। देखिए स्टेप 4 में दिया है, तय की गई
कुल दूरी कितना है 15s। 4 पे जाए है ना। अरे भैया 4-5 क्वेश्चन है एक अकेले में, तो क्या करोगे यार। अब 5 लोगों से फाइट करना है तो आपको है ना, एक को निपटाना पड़ेगा सारी चीजों को। अब दिया है कुल दूरी 15s, तो 15s क्या है, ये है s1 प्लस s2 प्लस s3 बराबर 15s। अब रखते हैं बना, हमने पूरी तैयारी कर ली है, मसाले सारे बना लिए, अब तो सब्जी बनाना है मतलब। ओके, तो S1 क्या है, जरा S1 पे आओ, देखो हमने निकाल दिया था। S1 है हाफ, अच्छा S1 तो S ही लिखो, S1 को आप S लिखो क्योंकि अब ये 15S है ना, और S1 बराबर है S। ओके, S2 के बारे में बताओ। S1 है हाफ 81 स्क्वायर, अब इसका यूज करेंगे हम। ओके, और S2 है V max into T, इसको कहने दो। अब S3, अब यहां देखो आप, मैं एक थोड़ा सा और कलाकारी करूंगा। S1 बराबर S है और ये है हाफ 81 स्क्वायर, ठीक है। अब S3 बराबर क्या है, S3 बराबर है, इसको हम लिखेंगे V max into T। V max कहां गया, V max 81 और 82। ओके, S3 को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। S3 को हम निकाल सकते हैं V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS से। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS से। इससे हमें T2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हमें T2 तो पता चल गया, यही रख देते, कोई दिक्कत नहीं। S3 को थोड़ी जगह और लग जाएगी। VMT, अब VM क्या है, VM ध्यान से देखो, VM है AT, तो VM है AT1, VM है AT1। फिर T2 को देखना, VM है, VM कहां गया, ये VM है AT1, VM को लिखा AT1, अब T2 को क्या लिखेंगे, 2T1, सो 2T1। ओके, और ये होगा माइनस हाफ माइनस 1/4 कर दूंगा, है ना। फिर A, फिर T2 आ गया, क्या आ गया T2, तो फिर से T2 को क्या लिख देना, 2T1 का स्क्वायर। जरा S3 देखें, S3 बराबर हो रहा है 2AT1 का स्क्वायर माइनस 1/2AT1 का स्क्वायर। अच्छा, ये 4 से 4 चला ही गया है तो AT1, मतलब S3 बराबर आ गया, कितना आ गया S3 बराबर आ गया AT1 का स्क्वायर। और AT1 स्क्वायर कितना है, AT1 स्क्वायर, इसका मतलब S3 बराबर है 2S1, ये प्रूफ हो गया। 2S1 मतलब 2, ये प्रूफ करना पड़ा हमको S3 से। ये एक स्टेप देखें क्या हुआ, S3 बराबर AT1 स्क्वायर आया। जब मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज रखी ना, VM की रखी है ना, T2 की भी रखी, तो हमें तुलना करने को मिल गई। S2 बराबर क्या आया, AT1 स्क्वायर, और S1 है हाफ AT1 स्क्वायर, तो इसका मतलब S3 जो है वो S1 का क्या है, डबल। क्लियर दिख रहा है, कंपेयर किया। अब इससे फायदा ये हुआ कि हम S3 को लिख देंगे 2S, और ये सब है 15S, है ना। अब आ जाए हम कहां पर, हमें चाहिए क्या, संबंध हाफ AT स्क्वायर, A और T और S का आपस में संबंध। अब फिर से ये समस्या है इसकी, तो ये हो गया 3S प्लस V max को क्या लिख सकते हैं, V max को लिखेंगे हम AT1, फिर से T लिखेंगे और बराबर 15S, ठीक है। अब AT1 इंटू T बराबर 13S, 13 नहीं सॉरी 12S, क्योंकि ये हमने यहां ले जाके माइनस कर दिया। अब T1 भी दिक्कत दे रहा है, क्यों, T1 को हटाए, T1 को यहां से हटाए, T1 को देखना, S बराबर है हाफ AT1 स्क्वायर, तो T1 को लिख सकते हो आप 2S/A का अंडर, और ये T1 को हमने यहां शिफ्ट किया, तो T1 को लिखेंगे रूट 2S/A, ठीक है, इंटू T बराबर 12S। अब हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे, वर्ग करो जरा, तो वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2S/A, और ये हो जाएगा T स्क्वायर, और ये होगा 144S 144S, क्योंकि भैया रूट हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया,
तो 12s लिखा है, 125 नहीं लिखा है, ये 12s है ना। तो 12s का स्क्वायर होगा 144s स्क्वायर। ओके, अब देखें जरा, एक a से a चला गया और हमें तो s चाहिए, एक s से s भी गया, तो s बराबर क्या दिख रहा है, आप 144 को नीचे लाएंगे तो 2/144 a t स्क्वायर, और ये चला गया तो 1/72 a t स्क्वायर, और ये इसका क्या है आंसर। ठीक है ना। अब जो भी ऑप्शन सही था वो, लेकिन इसका आपस में क्या रिलेशन है, s बराबर क्या प्रूफ हुआ, 1/72 a t स्क्वायर। मुझे उम्मीद है ये पूरी घटना जो काफी बड़ी थी, जिसमें 3 केस एक साथ थे, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और हर घटना को आप उसको डिटेल से एनालिसिस करना सीख गए होगे कि कैसे दूरी, विस्थापन, वेग, ये सब निकालते हैं। ओके, तो 1/72 a t स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर।